यह कोई सामान्य खबर नहीं है, यह एक बड़ी और गंभीर घटना है जिसने पूरे भारत के लोगों को आक्रोशित कर दिया है। एक महिला की मृत्यु से पहले उसके द्वारा झेली गई असहनीय पीड़ा के समर्थन में हैशटैग वायरल हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में 31 वर्षीय महिला त्विषा शर्मा शादी के महज 5 महीने बाद ही मृत पाई गई। उसकी मृत्यु से पूरे भारत के लोग सदमे में हैं। त्विषा शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें पूर्व मिस पुणे 2012 के रूप में भी जाना जाता था। खबरों के मुताबिक 2024 में उनकी मुलाकात वकील समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। समर्थ सिंह भोपाल के एक प्रतिष्ठित कानूनी परिवार से आते हैं। उनकी मां गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं। त्विषा और समर्थ ने कुछ समय तक डेटिंग की और बाद में दिसंबर 2025 में शादी कर ली। शादी के बाद त्विषा नोएडा से भोपाल शिफ्ट हो गई। त्विषा के परिवार ने बताया कि शादी के बाद रिश्ते अच्छे नहीं थे और दंपत्ति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। त्विषा के पति और उसके परिवार ने लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उस पर भावनात्मक दबाव डाला। उसके पति को पता था कि त्विषा के पास लगभग 20 लाख रुपए के निवेश और शेयर हैं और वह चाहता था कि वह अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दे, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई। त्विषा के परिवार ने बताया कि घर में लगातार होने वाले झगड़ों के कारण त्विषा भोपाल छोड़ना चाहती थी। वह न केवल अपने परिवार को बल्कि अक्सर अपने रिश्तेदारों को भी बताती थी कि वह शादी के बाद नाखुश थी। यह देखकर दिल टूट गया कि शादी से पहले वह स्वस्थ थी, लेकिन शादी के बाद उसका वजन 15 किलो कम हो गया। त्विषा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के अनुसार त्विषा शादी के बाद गर्भवती हो गई और गर्भावस्था को जारी रखना चाहती थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि पति और उसके परिवार ने उस पर दबाव डालकर उसे वह खत्म करने के लिए मजबूर किया था। समर्थ के परिवार ने त्विषा पर अवैध बच्चे को जन्म देने का भी आरोप लगाया, जिससे वह टूट गई। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि उसकी मृत्यु से लगभग एक हफ्ता पहले चिकित्सीय रूप से गर्भपात कराया गया। मृत्यु से पहले त्विषा ने इंस्टाग्राम पर अपनी दोस्त मीनाक्षी को एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने कहा कि शादी के बाद उसका जीवन सुखमय नहीं रहा था। वह फंसा हुआ महसूस कर रही तो गहरे कष्ट में थी। उसने मीनाक्षी को सावधान रहने और जाल में न फंसने की चेतावनी दी। उसने कहा कि वह उसके बाद फोन नहीं करेगी। इसके कुछ ही समय बाद त्विषा की मृत्यु हो गई। वह फोन कभी आया ही नहीं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि त्विषा ने अपनी मां को लेकर कई बार मैसेज करके उन्हें भोपाल आकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा था। त्विषा के परिवार ने बताया कि 12 मई 2026 को रात करीब 10:05 पर उसने अपनी मां को फोन किया और घर में होने वाले झगड़ों और उत्पीड़न के बारे में बताया। भाई ने बताया कि जैसे ही उसका पति कमरे में दाखिल हुआ, कॉल अचानक कट हो गया। परिवार चिंतित हो गया और उन्होंने बार बार त्विषा और समर्थ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने सास को संपर्क किया, जिन्होंने रात करीब 10:15 बजे फोन उठाया और उनसे त्विषा के बारे में पूछा। फिर रात करीब 10:20 पर सास ने उन्हें बताया कि त्विषा सांस नहीं ले रही है। बाद में त्विषा फांसी पर लटकी हुई मिली। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या करके उसे फांसी पर लटकाया गया। घर के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज ऑनलाइन सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटेज में त्विषा को अपनी मौत से कुछ ही समय पहले अकेले टेरेस की ओर जाते हुए दिखाया गया। बाद में समर्थ और परिवार के अन्य सदस्य छत की ओर दौड़ पड़े। कुछ मिनट बाद त्विषा को नीचे लाया गया और समर्थ ने उस पर सीपीआर करने का प्रयास किया। यह खबर वायरल होने के बाद कई लोगों ने पूछना शुरू कर दिया,
अगर त्विषा फांसी पर लटकी हुई मिली थी तो पुलिस को तुरंत सूचित करने के बजाय उसे पहले अस्पताल क्यों ले जाया गया? आदर्श रूप से त्विषा को अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस को फोरेंसिक जांच के लिए सूचित किया जाना चाहिए था, जिससे संदेह पैदा हुआ। क्या समर्थ और उसके परिवार ने साक्ष्यों को अनजाने में नष्ट किया या जानबूझकर हटाया? लोगों ने सवाल उठाया। खबरों के मुताबिक त्विषा को सबसे पहले उसके पति और परिवार वाले अस्पताल ले गए थे। रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचित किया गया और उसके घर जाने के बजाय अस्पताल पहुंचने को कहा गया। अगर त्विषा रात 10 बजे फांसी पर लटकी हुई मिली तो पुलिस को 11 बजे बाद ही सूचना क्यों दी गई? यह संदिग्ध है। जानकारी ने ऑनलाइन भारी संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि फांसी के मामले में पुलिस जांच होने तक घटनास्थल को अछूता रखती है और उसके बाद शव को अस्पताल ले जाती है। इससे उसके पति और उसके परिवार के खिलाफ संदेह पैदा हो गया। इस घटना को समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से कवर किया गया। भोपाल पुलिस के एसीपी रजनीश कश्यप के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी पति और उसके परिवार की दहेज उत्पीड़न के आरोपों, त्विषा की मौत से जुड़े हालात, शारीरिक हमले के आरोप और सबूतों को नष्ट करने की संभावना को लेकर जांच कर रही है। अरे, चैनल बदल दो और टाटा आईपीएल देखो। क्या ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है? इंटरप्रिटेशन के लिए मेनू से ऑडियो लैंग्वेज के रूप में आईएसएल सिलेक्ट करें। इसे देखना ना भूलें, जरूर देखें। उसकी मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें 2 निष्कर्ष सामने आए। पहला, यह कि फांसी के समय त्विषा जीवित थी। दूसरा, रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि मृत्यु से पहले उसके शरीर पर कई चोटें थी जो समर्थ और उसके परिवार द्वारा पहुंचाई गई थी। एक बड़ा मुद्दा तब सामने आया जब पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि जांच में कुछ कमियां थी। खबरों के मुताबिक त्विषा को बेल्ट से लटका हुआ पाए जाने के बाद जांच अधिकारी ने बेल्ट को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया। डॉक्टर त्विषा की गर्दन पर मौजूद निशानों की तुलना करके यह निर्धारित कर सकते थे कि बेल्ट जानबूझकर मारी गई थी या नहीं। इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफलता जांच की घटिया गुणवत्ता को दर्शाती है। जांच का नेतृत्व कर रहे एसीपी रजनीश कश्यप ने यह बात स्वीकार की कि जांच अधिकारी बेल्ट उपलब्ध कराने में विफल रहा और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे भारी आक्रोश पैदा हो गया और लोग सवाल उठाने लगे कि क्या जांच में कोई गड़बड़ी थी? क्या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई? क्या अधिकारियों की लापरवाही थी या कोई प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था? त्विषा के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने त्विषा की मौत के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि इस देरी के कारण आरोपी पक्ष को स्थिति को संभालने और सबूतों को प्रभावित करने का समय मिल गया हो सकता है। पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर आखिरकार 15 मई 2026 को सुबह लगभग 2:30 बजे हुई थी। त्विषा की मृत्यु 12 मई को हुई थी, जिसका अर्थ है कि एफआईआर लगभग 3 दिन बाद 15 मई को दर्ज की गई। पुलिस ने समर्थ और उसकी मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। जब बाद में त्विषा का परिवार अदालत पहुंचा तो बाहर जमा भारी भीड़ देखकर वह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि भीड़ त्विषा का समर्थन करने आई है, लेकिन वे तो समर्थ और उसके परिवार का समर्थन कर रहे थे। भीड़ ने उन पर हूटिंग की और उन लोगों पर आरोप लगाया कि त्विषा की मौत के बाद उन्होंने पति के परिवार को दोषी ठहराया। समर्थ और उसके परिवार के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति दिखाई जा रही थी। एक चौंकाने वाली घटना यह थी कि भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला रिश्तेदार को चिकोटी काट ली। रिश्तेदारों ने यह भी बताया कि लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। आजकल लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं और इसका इल्जाम पति के परिवार पर आता है।
ऐसी टिप्पणियां बेहद तकलीफदायक थीं। उन्हें डर था कि न्याय निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि कई लोग खुले तौर पर समर्थ और उसके परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे थे। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही समय बाद सास ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर दिया था। इस बीच समर्थ फरार था। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वह अपनी पत्नी की मौत के मामले में बेकसूर था तो वह फरार क्यों था। एक ऐसे पति के तौर पर जिसकी पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी, उसने पूरी पुलिस जांच में सहयोग करने के बजाय गायब होना बेहतर क्यों समझा। भोपाल की एक अदालत ने, जिसने समर्थ की मां की अग्रिम जमानत मंजूर की थी, समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने उसे देश छोड़ने से रोकने के लिए पासपोर्ट कार्यालय से भी संपर्क किया। खबर है कि पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। समर्थ सिंह अभी भी फरार है। सास ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि त्विषा को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, भावनात्मक अस्थिरता और नशे की लत थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि त्विषा ने गर्भावस्था के दौरान मैरिजुआना का सेवन किया था। त्विषा के परिवार ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान गिरिबाला सिंह ने यह भी कहा कि लड़कियां फांसी लगा लेती हैं, जबकि लड़कों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाता है। उसने अपने बेटे त्विषा के पति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। सास का बयान वायरल हो गया और ऑनलाइन इसकी कड़ी आलोचना हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के बाहर त्विषा के परिवार ने निष्पक्ष जांच, सख्त पुलिस कार्रवाई और एम्स दिल्ली में दूसरा पोस्टमार्टम की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। परिवार को डर है कि चूंकि पति एक वकील है और सास एक रिटायर्ड जज हैं, इसलिए उनके जबरदस्त प्रभाव के चलते जांच प्रभावित हो सकती है या उसे दबाया जा सकता है। त्विषा शर्मा की मौत न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर एक बड़ा मुद्दा बन गई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या समर्थ और उसके परिवार ने दहेज को लेकर त्विषा को परेशान किया था। क्या उसकी खुशहाल शादी के बाद में भावनात्मक शोषण में बदल गई। क्या उस पर घर के अंदर दबाव डाला गया था। क्या वह अपने वकील पति और सेवानिवृत्त न्यायाधीश सास के प्रभाव के कारण चुप रही। और क्या पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती। बेल्ट के गायब होने का विवाद विशेष रूप से कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यह सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग गुस्से में थे। #जस्टिस फॉर त्विषा जैसे हैशटैग तेजी से फैल गए। फिलहाल त्विषा की मौत की जांच जारी है। उनके पति और उनके परिवार के खिलाफ एसआईटी की जांच उन पर 4 मुद्दों को लेकर अभी भी सक्रिय है, जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। फॉरेंसिक जांच जारी है और किसी भी अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। भारत भर के लोग त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आ रही नई जानकारी पर बारीकी से नजर रखें, विशेषकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने के पहले के 5 महीनों में उसका जीवन कैसा था। यह कोई साधारण मामला नहीं बल्कि एक चौंकाने वाला मामला था।